नमस्कार दोस्तों, कर्मा प्लस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंसेप्ट क्लियर का तीसरा सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए आईएएस और जितने भी स्टेट पीसीएस है, उसको लेकर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, इसके अंतर्गत आज देखेंगे हम लोग क्या-क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, आज इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें लगभग जितनी भी एग्ज़ामिनेशन हो, आप जो भी स्टेट पीसीएस या आईएएस के पेपर देने जाते हैं, इसमें से लगभग पीटी या मेंस से लगभग क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसको ध्यान के रखते होकर जितने भी एस्पेक्ट हैं, जो आज तक क्वेश्चन पूछा होगा, चाहे पीटी हो, चाहे मेंस हो, लगभग इसमें क्लियर होगा कि डब्ल्यूटीओ है क्या? कैसे इसकी स्थापना किया गया? कि इसमें क्या-क्या है? कि इसमें कौन-कौन सी प्रोविज़न बताया गया है और कौन-कौन से टॉपिक से पढ़ना है, कौन-कौन से इसका पोर्शन है, कितने प्रकार का होता है, प्लस कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बनता है, इन सब चीज़ों को लेकर आज मतलब पढ़ाई करेंगे। इसमें आपको मतलब 100% आपका ऐसे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डब्ल्यूटीओ है क्या? देखो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले समझना होगा, किसी भी सबसे पहले समझने से पहले आप उसको शब्द को पकड़ो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, यहाँ नाम से ही स्पष्ट है कि ट्रेड। अब ट्रेड किसका? अब ट्रेड किसका? तो वर्ल्ड में। तब वर्ल्ड में कैसे? तब वर्ल्ड में कैसे होगा? तब देखो, वर्ल्ड टोटल वर्ल्ड में आते वाजिब-सी बात, जब वर्ल्ड की बात आ रही है, तो लगभग जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री हैं, उसका सब मेंबर होंगे। अब मेंबर कौन-कौन होंगे? तभी वर्तमान समय प्रेजेंट टाइम में बोलते हैं, जब तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, 164 कंट्री है। भारत सहित 164 मेंबर है। अब इसमें ट्रेड किसा होगा? अब ट्रेड जो होगा दोस्तों, एक तो एक्सपोर्ट होगा और दूसरा इंपोर्ट होगा, तब जाके ट्रेड बनेगा। तो इसको लेकर वर्ल्ड ट्रेड की बात की गई, इसी को बोलते हैं डब्ल्यूटीओ। अब अब इसके आगे प्रोविज़न देखते हैं कि आगे इसका क्या-क्या है और क्या-क्या हम लोग पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आप जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज़ेशन पढ़ा है, जिसमें हम लोग 164 बताए हैं, 164 टोटल मेंबर वर्तमान प्रेज़ेंट टाइम में है। आप इसमें थोड़ा-सा एक पे ध्यान रखना, जितनी भी ग्रीन देख रहे हो आप, यहाँ यहाँ से देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये सब जितनी भी ग्रीन देख रहे हो आप लाइन, ये देखो, ये मेंबर है डब्ल्यूटीओ का। और जो हल्का-सा इस कलर का जो देख रहे हो, ये ये भी मेंबर है, मगर वो आर्टिकल 12 के अंतर्गत आता है, ठीक है? बाकी जो आप येलो टाइप का ये देख रहे हो, ये कहीं न कहीं ये फिलहाल अभी जुड़ा है। तो आप लोग को बस एक काम ये करना है कि चूँकि पेपर आने वाला है, पेपर जो भी आएगा, तो उसको आप मैपिंग करो। मैपिंग क्या करना है कि आप गूगल पे जाना, गूगल पे जाके वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज़ेशन के जितने भी मेंबर कंट्री है, उसका रटना नहीं है, बस उसको आप एक लोकेशन देख लो। लोकेशन तो होगा ये कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस जितनी भी मैपिंग संबंधी जो भी अभी क्वेश्चन गलती होता था, वो कहीं न कहीं आपको सही होगा। तो इसको प्रैक्टिस करने से आपको परफेक्ट बनेंगे, प्लस मैपिंग सही होगा। तो आपको ये जितने भी कंट्री है, आप सब देख रहे हो। चलो, इस मैप को दिखाने का मतलब ये नहीं था कि आपको सारा रटवाना है, चाहे आपको याद करवाना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बस आपको दिखाने का मतलब है कि आप लोग पेपर देते हो, तो बहुत सारे कंट्री है, जैसे कौन-कौन से कंट्री है, कौन-कौन सा बॉर्डर शेयर कर रहा है, कौन-कौन सा सी, आप एक बार देखोगे, यूएसटी हो जाएगा, उससे कहीं न कहीं आपको कांसेप्ट क्लियर होगा। चलो, आगे देखते हैं हम लोग। अब दोस्तों, अब कहानी किस तरह बनता है कि आखिर क्या ऐसी परिस्थितियाँ आ गई कि डब्ल्यूटीओ को बनाना पड़ गया? तो दोस्तों, इसके समझने के पहले हम लोग को पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर समझना होगा। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या है, ये समझोगे। दोस्तों, आप लोग को पता हो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर ने पूरी दुनिया को तहस-नहस कर दिया या बर्बाद कर दिया, या पूरी पूरी तरह से, मतलब एक ऐसा इवेंट था, एक ऐसा घटना था कि कहीं न कहीं इससे बड़ा पूरे इतिहास में आज तक कोई सेकंड वर्ल्ड वॉर से घटना, कोई बड़ा इतिहास में अभी तक कोई घटना हुआ ही नहीं। अब उस समय क्या था, हिटलर था। जिस तरह हिटलर ने पूरी तरह बर्बाद किया, उसी तरह वो भी बर्बाद हो गया। ख़ैर, इसका तो ख़ैर आगे जब बात करेंगे हिस्ट्री के टॉपिक में, तब बात होगा। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो पूरी दुनिया तहस-नहस हो गया। अब ज़रूरत पड़ा कि चलो, जो इस तरह का मतलब तहस-नहस हुआ, इस तरह पूरी बर्बाद हुआ, तो उसको रिकंस्ट्रक्शन करने का बात की गई। तब जो विश्व के जितने भी नेता थे, जितने भी अच्छे-अच्छे नेता थे, जितने भी जो वर्ल्ड को प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो 1945 में सब मिलके बैठक किया कि नहीं, ये जो वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी जितने भी मतलब तहस-नहस हुआ, जितने वर्ल्ड बर्बाद हुआ, जितनी त्रासदी देखे, ताकि आने वाले समय में कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ ना देखना पड़े, या ऐसी समस्याओं को ना सामना करना पड़े। इसके लिए दोस्तों, सभी मिलके ने एक एक ने एक 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 संस्थाएँ बनाने के आगे बढ़े। तो 1945 के बाद दोस्तों, फिर आगे एक बात बढ़ती है। अब वो एक आगे बात क्या बढ़ती है, अब इसको समझो। उसमें लीग ऑफ नेशन, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट संस्था था। लीग ऑफ नेशन, उसके बाद आईएमएफ, एक वर्ल्ड बैंक। ये देखो, लीग ऑफ नेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, आईएमएफ बहुत बड़ा टॉपिक है, एक वर्ल्ड बैंक टॉपिक है। इन सबको हम
आगे आने वाले लेक्चर में बहुत जल्द कवर करेंगे। बट कहने का है जो अपने आप में तो मैं कवर करूँगा, बट ये समझो कि 1945 के बाद लीग ऑफ नेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। अब क्यों स्थापना की गई? क्योंकि देखो दुनिया शांति की ओर बढ़ रहा था। संयुक्त राष्ट्र मतलब संयुक्त राष्ट्र बन गया, आईएमएफ बन गया। अब आप इन देशों में अब व्यापार कैसे हो? चूँकि देखो दोस्तों, व्यापार किसी भी देश को डेवलप करने के लिए जब तक व्यापार नहीं होगा, तो पूर्ण डेवलप नहीं होगा। उसकी आर्थिक गतिविधि बिल्कुल बंद हो जाएगा, डेवलपिंग नहीं होगा। मानव संसाधन को किस तरह से इलाज किया जाए, राष्ट्र विकास कैसे हो, जीवन को सुगम बनाने के लिए कहीं न कहीं एक फैक्टर होता है ट्रेड के लिए। अब इस ट्रेड को करने के लिए लोगों द्वारा जितने भी यहाँ लोग थे, इन लोग सब मिलके बनाया क्या नहीं आका एक ऐसा कुछ ऐसा काम किया जाए, एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाया जाए, तो यहाँ आईटीओ बनाया गया। अब आईटीओ क्या है दोस्तों? आई2 मतलब इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी अब देश जो बने हैं, अब उससे उस सभी देश एक-दूसरे से क्या करेंगे? व्यापार कर सकेंगे। तो इसके लिए एक आईटीओ की स्थापना की गई। अब चलिए देखते हैं आईटीओ था क्या? अब देखो अब इसका स्टेप पहला समझो, क्योंकि अब तो पूरा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे-कैसे 1945 के बाद लीग ऑफ नेशन, वर्ल्ड बैंक ये सब बना, उसके बाद आईटीओ बना। आईटीओ का मेन था कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाना। उसी का अगला स्टेप था अगला स्टेप था वुटेन वुड्स, ठीक है ना? वुटेन वुड्स में हुआ क्या कि एक बैठक हुआ। अब बैठक में क्या हुआ, एक एक एग्रीमेंट निकल के आया, जिसको बोलते हैं गैट क्रिएट किया गया। गैट GATT मतलब क्रिएट किया गया। अब देखो गेट क्या है, आप ऐसा करना, इसको सर्च करना, सर्च करके गूगल सर्च करके देखना आखिर क्या था या नहीं था। कम से कम आप लोग ये करोगे तो एंगेज रहोगे। एंगेज रहने से करके आपको नॉलेज मगर फिर भी मैं बताता हूँ। गैट का फुल फॉर्म होता है जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। ठीक है ना? इसको देखना, इसमें कमेंट बॉक्स में करना किसकी स्थापना कब की गई थी, इस कब आया था, एक मतलब कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, ठीक है ना? अब जब इससे दोस्तों इससे आगे बात बढ़ती है, जब आगे बात बढ़ी तो रुग्वे राउंड। ये राउंड दोस्तों अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। ये बिल्कुल इसके बाद 8 साल के बाद टोटल रुग्वे राउंड आया। और रुग्वे राउंड है था क्या दोस्तों कि इसमें रुग्वे राउंड में डब्ल्यूटीओ जैसे बातों को आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट किया गया। उसके बाद आगे जब जैसे ही आगे बात बढ़ती है, तब बात आती है 1954 में 1954 में मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये मान लो कि दोस्तों जैसे इंडिया कोई भी मिनिस्टर है गए और उधर वर्ल्ड के जितने भी मिनिस्टर एक जगह पे उरुग्वे में मतलब उरुग्वे जैसे जैसे संस्था पे हुआ तो वहाँ जाके जितने भी लोग हैं ना, वहाँ सब मिले हैं और अपना-अपना राय दिए कि नहीं जो-जो भी मतलब कि जो-जो समस्या आ रहा था, जो भी चीज़ें हुए, जितना भी मिनिस्टर उस मिनिस्टर से सब मिल के बैठे हैं और एक राउंड हुआ और उस राउंड को बाद के मतलब बोलते हैं माराकेस एग्रीमेंट, जो कि 15 अप्रैल 1994 में हुआ है, जो कि कहीं न कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इस बात को आपको ध्यान रखना, यहीं से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली जो कि डब्ल्यूटीओ की एक नींव रखी जाती है। यहाँ से आप कह सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना हो गई है। अब ये समझना होगा कि आप लोग को बैकग्राउंड बता दिए कि कैसे-कैसे क्या हुआ, डब्ल्यूटीओ को हो रहा है। अब आ जाता है, अभी तो इतना तो आप लोग को जानना था कि कैसे-कैसे क्या हुआ, नहीं हुआ। मगर अब यहाँ से आप लोग को मेन टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि आपको एग्ज़ामिनेशन में पीटी मेंस उसमें आपको काम करेगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करें। अब देखो डब्ल्यूटीओ जैसा कि बता ही दिए थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज़ेशन, ठीक है ना? अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज़ेशन पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे इसकी स्थापना कब हुआ? इसकी स्थापना 1995 में मार्केश समझौता के तहत। अब इसे समझो, यहाँ देखो मार्केश समझौता बताए थे ना आपको? यहाँ ये हुआ था। इसी का मतलब कैसे-कैसे आगे बढ़ा, ये मार्केश समझौता के तहत जाके आगे बढ़ा। 1945 में इसके टोटल सदस्य भारत सहित, याद रखिएगा, भारत सहित 164 है। आप पूछिएगा कि एमसीक्यू जब सॉल्व करते हो एमसीक्यू, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य है? तो बिल्कुल है जी। तो टोटल कितने सदस्य हैं जी? 145। इस तरह का क्वेश्चन आपको हमेशा आएगा। अब देखो दोस्तों कि इतना तो हो गया, अब डब्ल्यूटीओ जब बनाया गया तो इसका कुछ तो काम होगा। तो इसका मेन काम था, आप ये समझ लो कि जितने भी सदस्य हैं, सदस्य राष्ट्र मतलब कितना? 64, 164, ठीक है ना? तो उसको फेयर एंड उदारीकृत, जिसको लिबरलाइज़ बोलते हैं, व्यापार को नियमित और प्रोत्साहित करना। एक शब्द आ रहा है नियमित और प्रोत्साहित करना। अब इसको सबसे आसान भाषा में समझो कि मान लो कि कोई राष्ट्र है, ठीक है ना? अब कोई राष्ट्र अगर ट्रैफ़िक को ज़ीरो करता है, ट्रैफ़िक को कम करता है या घटाता है, तो दूसरी भी राष्ट्र जो होगा ना, उसको भी कम करना पड़ेगा। यदि उस एक
मान लो x है, यहाँ y है। यदि x कम किया तो y को भी कम करना पड़ेगा। ये नियम होता है फेयर और लिबरलाइज़। समझ में आया कि नहीं? चलिए फिर एक से बार समझते हैं। मान लो x है, यहाँ y है, ठीक है? अब x ने कम किया तो y को भी इंस्टेंट कम करना पड़ेगा। बस यही सिंपल ये है, ठीक है ना? क क सिंपल कांसेप्ट है, ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात होता है कि हम लोग देखिए, हम लोग पढ़ने का थोड़ा-सा यहाँ इस कन इ इ पढ़ने का थोड़ा-सा कांसेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं। क्योंकि पढ़ते हैं सभी लोग, बुक्स हैं, नोट्स हैं, मार्केट में बहुत सारा मिलेगा, मगर चीज़ों को इसको कांसेप्ट क्लियर क्यों नाम दिया गया है? इस चीज़ को यहाँ आपको फ़ायदा मिलने वाला है देखिए। हम लोग तो अभी पीटी पढ़ रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ आपको पीटी में काम करेगा, ये मेंस में भी काम करेगा आपको, ठीक? कैसे? मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो कि आप मतलब कि आप मेंस लिखने जा रहे हो, तो मेंस में बहुत कम शब्द में टाइम हुआ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लिखना होता है, ठीक है ना? तो उसमें आपको जब ये फ्लो चार्ट बनाते रहोगे कि मान लो जो भी डब्ल्यूटीए के महत्वपूर्ण समझौते हैं, उसको कम से कम ये क्या करो, जो भी एक चार्ट के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, डायग्राम चार्ट में बनाए रहोगे तो एक पिक्टोरियल रहेगा तो आपको एक ध्यान रहेगा कि नहीं इस तरह से हमको करना है, तो कम से कम समय में आपको क्वेश्चन को निकाल ले जाओगे। इससे एग्जामिनेशन में होगा क्या? एग्जामिनेशन के मन में होगा कि नहीं बच्चे को थोड़ा-सा नॉलेज है, इसका डेप्थ नॉलेज है इस सब्जेक्ट के बारे में। इस वजह से आपको हमेशा जब भी क्वेश्चन राइटिंग करोगे तो ये होगा कोई मतलब लॉकडाउन खत्म होने दो, उसके बाद एक आंसर राइटिंग सेशन का एक स्पेशल क्लास चलेगा जो कि आप लोग कैसे-कैसे राइटिंग किया जाता है, उसको मैं बताऊँगा। इसलिए अब देखो 3-4 शब्द आपको याद रहेगा तो कम से कम अब 1-2 ना फ्लो चार्ट बना दिए, 3-4 बता दिए, तो एग्जामिनर के जो होगा ना उसका एक अलग उसके अंदर एक मैसेज आएगा कि नहीं बच्चा तो कुछ पढ़ा है, बच्चे के अंदर कुछ नॉलेज है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है जो आपको फ्लो चार्ट में बनाएगा। अब इसमें देखो 4 है, एक मतलब एओए है तो मतलब एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, दूसरा हो गया ट्रिप्स मतलब ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है? अब तीसरा देख लेते हैं ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट एंड मेजर, ठीक है ना? चौथा है एटीसी, ठीक है ना? एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग। ये सब डब्ल्यूटीओ के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव था, इसको देख लिए, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब पहला था एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब देखो दोस्तों एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर को देखते हैं हम लोग बारीक है क्या? तो देखो इसकी समझौता हुआ था 1994 में, ठीक है? 1994 समझौता हुआ था। अब इसका देखो इसका पढ़ाने का मेन मकसद ये है दोस्तों कि आप पीटी में आसान से आसान क्वेश्चन को गलत मत करो, ठीक है ना? क्योंकि बहुत अफ़सोस होता है कि आपको जानते हो क्वेश्चन जब गलत करते हो, तो ये छोटे-छोटे कांसेप्ट कहीं न कहीं आपको एक बहुत बिल्डअप करेगा, आपको कांसेप्ट क्लियर करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? ये तो इसका मतलब 94 में इसका समझौता हुआ समझौता संपन्न हुआ था। अब पहला इसका पॉइंट क्या है? कृषि व्यापार मतलब एग्रीकल्चर ट्रेड पर जो होगा ट्रैफिक को कटौती करना। आप यहाँ कटौती का मतलब ये नहीं कि इसको ज़ीरो करना, बिल्कुल ज़ीरो नहीं करना बल्कि इसको फेयर फेयर मतलब कम करने से संबंधित है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि निर्यात सब्सिडियों, ठीक है ना? निर्यात सब्सिडियों मतलब एक्सपोर्ट सब्सिडी को समाप्त करना, ठीक है ना? एक्सपोर्ट जो सब्सिडी होता था मान लीजिए यूएसए से मतलब मँगवाया हमने फर्टिलाइज़र, उसपे जो भी सब्सिडी उसको समाप्त करना। अब इसमें एक चीज़ समझना होता है दोस्तों कि जैसे इंडिया जो है दोस्त कि कहीं न कहीं विश्व में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट करता है, ठीक है ना? अब सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है? आईटी मतलब आईटी जो है अपना सबसे ज़्यादा है बेंगलुरु में जिसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा इसको हमेशा याद रखना, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर के लिए सबसे अब इसको ऐसे समझो कि मान लो इसको प्रोडक्शन में $100 लगता है, समझना आराम से, $100 लगता है। अब इसको हमको आउट ऑफ इंडिया भेजना है, ठीक है? तो आउट ऑफ इंडिया भेजना है तो देखो $100 तो यहाँ बना था कितना हमको लगाने में प्लस $10 और लग गया, तो टोटल कितना आ गया? बेचने पे कितना कॉस्ट $110 हो गया ना? तो यहाँ एक समझने वाली बात है, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ $10 लगाएँ तो इसका मतलब ये नहीं डंपिंग के अंतर्गत भी नहीं आता, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ बैलेंस रहता है मतलब यहाँ बराबर रहता है। अब देखो एक डंपिंग शब्द आया, ठीक है ना? अब डंपिंग शब्द आया तो आपको डंपिंग आया तो एंटी डंपिंग को समझना होगा। अब एंटी डंपिंग क्या होता है? डंपिंग मान लो ये इंडिया है, ठीक है? अब मान लो ये इंडिया है, ठीक है? चलो बना लेता हूँ, चलो अच्छा नहीं बना, ठीक है चलो। इंडिया है, इधर मान लो कि चाइना है, ठीक है? अब इंडिया को एकदम आराम से समझना, मान लो कोई पेन बना रहा है ₹30 का,
ठीक है? इंडिया के अंदर कोई भी एक्स, वाई, जेड जो भी तरह का कोई भी छोटे-छोटे कंपनी या बड़ा कंपनी एक पेन बना में उसको ₹30 में बनाकर पूरा मार्केट उठकर लेबर कॉस्ट मिलाकर ₹30 में सेल कर रहा है, ठीक है? और यहाँ चाइना है। चाइना उसी वस्तु को जान रहे हो कितना ₹5 में बना लिया, समझो? ₹5 बनाया, अब ₹5 में बनाया, अब क्या करे इंडियन मार्केट में क्या करेगा ये? भेजेगा। अब मान लो ₹5 लाया है, मान लो इसको लाते हुए ₹10 में दे रहा है, ठीक है ना? ₹10 इंडिया में आ गया। अब मान लो कोई वही पेन, जो पेन है, वो ₹30 का पेन है और अमेरिका जी क्या बोलते चाइना का ₹10 का पेन है। तो क्या कोई ₹30 का पेन खरीदेगा? बिल्कुल नहीं खरीदेगा। क्यों? कि चूँकि जब ₹10 का हमको जब पेन मिल रहा है, तो हम ₹30 का भला क्यों पेन खरीदें? इस वजह से यहाँ क्या करेगा इंडिया द्वारा एंटी डंपिंग लगाया जाएगा, जो कि ये बताया गया कि एंटी डंपिंग लगा ₹30 लगा देगा, तो इससे क्या होगा मान लीजिए ₹5 है, यहाँ ₹50 लगा दिया, तो टोटल कितना हो गया 55। तो क्या हुआ? इससे होगा क्या कि जो घरेलू मार जितना भी कंपनी है उसका संरक्षण मिलेगा, उसको ये मिलेगा ताकि वो लार्ज नंबर पर उसको प्रोत्साहन मिले, तो ये डंपिंग, एंटी डंपिंग। ख़ैर इसको मैं बताऊँगा, आगे मैं पढ़ाऊँगा जब लेक्चर बनेगा डंपिंग, एंटी डंपिंग हर एक चीज़ को धीरे-धीरे सब कुछ क्लियर होगा। बस आप लोग पेशेंस से रहिए, पेशेंस से पढ़िए और जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा हो कमेंट से पूछिए। जब तक आप लोग से इंटरैक्ट नहीं कर पाएँगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा। और एक चीज़ और दोस्तों कि आप लोग यदि वीडियो से ज़रा-सा भी सीख रहे हैं, कुछ भी थोड़ा-सा फ़ायदा हो रहा हो, कुछ भी, तो प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बस आप इतना सपोर्ट करेंगे तब ताकि हमको वीडियो बनाने में मनोबल मिलेगा, ताकि और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लाएँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा चीज़ है एमएसए, अब एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट। एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट क्या होता है? इसको देखते हैं। अब समझते हैं इसको। कृषि को दी जाने वाली सभी प्रकार की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज, ठीक है ना? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी एओई का सीमाओं का निर्धारण करता है, ठीक है ना? जो कि सब्सिडी बता ही दिए हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ये सब सब्सिडी आगे जब लेक्चर होगा तो मैं बताऊँगा कि सब्सिडी क्या है, ठीक है ना? इसमें है एक अब दूसरा चीज़ है कि एग्रीगेट मेजर्स ऑफ सपोर्ट, जिसको यूँ बोलते हैं। तो इसमें एक सब्सिडी नहीं बोले, तो आगे हम सब्सिडी बताएँगे। सब्सिडी देखो क्या होता है दोस्तों, सरकार किसी को वस्तु को अधिक कीमतों पे खरीदे और उसमें कम कीमत पर उपलब्ध करवाती है, सब्सिडी कहलाती है, ठीक है ना? इसमें क्या होता है प्रॉफ़िट किसी ख़ास लोगों को मिलता है, जैसे समझो कि जैसे कि मान लो कि कोई मतलब यूरिया हो गया, ठीक है ना? फर्टिलाइज़र जितना भी हो गया, कुछ स्पेशल मतलब अनाज हो गया, ठीक है? अनाज हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गया जो कि इस पे सब्सिडी देती है, ठीक है ना? सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है ना? एक जैम हो गया, जैम के थ्रू ये डायरेक्ट डीबीटी हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो इससे कहीं न कहीं सरकार सब्सिडी देती है, ठीक है ना? अब यहाँ ये समझना होगा कि भारत जैसे राष्ट्रों के लिए कृषि की यह सीमा कृषिगत में एग्रीकल्चरल, ठीक है ना? एग्रीकल्चर जितने भी प्रोडक्ट होगा उसके जीडीपी का 10%, 10% का मान लो 100 का मान लो कि 10% निकालना है, ठीक है ना? 100 का 10% यानी मतलब इसको कर दो, 10 मतलब 10% के लिए इसमें काम करेगा। अब इसमें क्या यूएसए हो गया, ठीक है ना? यूएसए हो गया जैसे विकसित राष्ट्रों के लिए 5%, यू यू यूएसए जैसे विकसित राष्ट्रों के, अब यूएसए जैसे विकसित राष्ट्र इसका मतलब क्या हुआ? यूएसए जैसे विकसित राष्ट्र, यूएसए मतलब यूरोप भी आ गया, जर्मनी भी आ गया, मतलब जितना भी डेवलप्ड कंट्री है उसके लिए 5%। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि एनएसए लागू किया गया इसका हमेशा विरोध किया जाता है। अब एनएसए है क्या? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। यहाँ दोस्तों आपको थोड़ा-सा पेन वीडियो को पॉज़ करके एक पेन लो कलम पेन लो पेन डाउन करो मतलब लिखो आप। एक सादा पेज लो या नोटबुक पे लिखो, इसको थोड़ा-सा हमको पढ़ाना होगा क्योंकि इसमें मैं यदि बनाता ज़्यादा स्लाइड ज़्यादा चला जाता और ज़्यादा स्लाइड हर चीज़ एक वीडियो में कवर करना उचित नहीं है क्योंकि वीडियो का एक लिमिटेशन होता है। तो चलिए आप लिखिए आप लोग हेडिंग बनाइए एनएसए मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इसके बगल में लिखिए 2013, ठीक है? लिख लिए? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ओके लिख लिए? अब इसके अंतर्गत आप आइए। अब इसके अंतर्गत लिखिए, इसका ये है क्या? इसमें लिखिए आप कि यह 2013 में लाया गया, ठीक है? ठीक है। दूसरा दूसरा पॉइंट आएगा
कि इसमें दूसरा अगर इसमें आएगा, दूसरा पॉइंट डाल दो, इस तरह करके एरो बना के लिखना, यहाँ लिखना, यहाँ से लिखो कि टारगेट समूह, ठीक है ना? टारगेट मतलब टारगेट ग्रुप से या लक्षित समूह कर दो, टारगेट ग्रुप ब्रैकेट में लिखो लक्षित समूह, ठीक है? उसके बाद नीचे लिख दो को खाद्य सुरक्षा लिखी, खाद्य सुरक्षा एक कानूनी अधिकार के रूप में, कंटिन्यू लिखाएगा, कानूनी अधिकार के रूप में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, ठीक है? यहाँ लिख लिया। अब इसके नीचे एक एरो बना, इस तरह देख रहे हो, अब इसके तरह एरो बनाओ, यहाँ लिखो राइट, नीचे राइट बेस्ड अप्रोच, यहाँ आ जाएगा, ठीक है? राइट बेस्ड अप्रोच, ओके। अब आ जाओ, अब इसमें, अब इसके बाद नीचे लिखना एक विशेषता लिख दो, यहाँ मेरी जगह नहीं था इसलिए इधर आ गए। अब एक पॉइंट बना दो विशेषता, ठीक है ना? विशेषता बना दो, विशेषता के अंतर्गत लिखो, पहला पॉइंट लिखाएगा, पहला पॉइंट लिखो कि एक पहला पॉइंट इस तरह बनाएगा, एक हो जाएगा रूरल, एक अर्बन, मतलब रूरल में मतलब लिख दो ग्रामीण, ठीक है? ग्रामीण के सामने लिखो, ग्रामीण के सामने 75%, ठीक है ना? और अर्बन में, शहरी के सामने लिख दो 50%, ठीक है? 50%। अब ये दोनों को ब्रैकेट बंद करके इस तरह लिखो, यहाँ से इसके सामने लिख लो जनसंख्या को कवर करता है, यहाँ से लिखे हो जनसंख्या को कवर करता है, ठीक है? अब इसी तरह एक पॉइंट हो गया, इसका दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिख लो, इसमें लिख लो कि इसका लक्षित परिवार, जो लक्षित परिवार, ठीक है ना? लक्षित परिवार लिख लो, उसके सामने 2 बना दो, ए और बी। तो ए के सामने लिखो, एक लिखो अंत्योदय परिवार, यहाँ लिखो अंत्योदय परिवार, और दूसरा लिखो प्राथमिक परिवार, यहाँ लिखो, तो बी में प्राथमिक परिवार हो गया। अब अंत्योदय परिवार के सामने लिखो, समझ में आ रहा है ना? अंत्योदय परिवार के सामने लिखो 35 केजी प्रति माह, ठीक है? और इसके सामने लिखो, प्राथमिक परिवार के सामने लिखो 5 केजी प्रति माह, क्लियर? ओके, हो गया। अब एक चीज लिखो अनाज की उपलब्धता, ठीक है ना? अनाज की उपलब्धता का दर, ठीक है ना? अनाज की उपलब्धता का दर, ठीक है ना? अनाज की उपलब्धता का दर लिखो, लिख दो चावल पहला, दूसरा लिख दो गेहूं, तीसरा लिख लो मोटा अनाज, ठीक है? चावल, गेहूं, मोटा अनाज। अब चावल के सामने लिखो 3 रुपये केजी प्रति व्यक्ति, 3 रुपये केजी, ठीक है? दूसरा लिख दो, दूसरा गेहूं के सामने लिखो 2 रुपये केजी, और मोटा अनाज ज्वार बाजरा हो गया ना, इसके सामने लिख दो 1 रुपये प्रति केजी। ये हुआ नेशनल सिक्योरिटी मिशन एक्ट। और एक चीज, यदि जिसको नहीं लिख पाए होगे तो एक बार वीडियो पॉज कर लेना, आराम से लिख लेना, ठीक है ना? अब बाकी यदि दिक्कत हो रहा हो, समझने में दिखने हो, तो आप बोलना, हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है? मतलब हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फ्रेश पेज में आपको एक एक्सप्लेन नोट्स बना दूंगा। मैं इसलिए नहीं उसमें ऐड किया कि कहीं न कहीं ये वीडियो लेक्चर ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा बड़ा बने, यदि कोई दिक्कत हो बता दें, कमेंट कर देना, उसको मैं वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा, ठीक है? चलिए, अब इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है कि अब इसमें एक देखो, एक आता है बाली मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ये समझना। देखो ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, ये समझिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब समझो कैसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पूछेगा ना, बाली मंत्री स्तरीय सम्मेलन किससे संबंधित है? तो पहला चला जाए किसमें, एग्रीगेट ऑफ मेजर सपोर्ट, ठीक है? दूसरा पूछेगा कि बाली मंत्री स्तरीय सम्मेलन किससे संबंधित है? तो एक डब्ल्यूटीओ पढ़ रहे हैं तो डब्ल्यूटीओ चला जाएगा, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, सब एमसीक्यू बता रहा हूँ, ध्यान रखना कि बाली मंत्री स्तरीय सम्मेलन किससे है? तो पीस क्लॉज से है। समझ में आ रहा है?
ठीक है? अब पूछेगा निम्नलिखित में कौन से कथन सही व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर राइट रिगार्डिंग टू द डब्ल्यूटीओ, ठीक है ना? 3-4 ऑप्शन दे दे, ग्रीन बॉक्स, अम्बर बॉक्स, कुछ ट्रिप्स प्लस, पीस क्लॉज दे देगा कि कौन-कौन सा सही है तो डब्ल्यूटीओ के संबंधित में, तो कौन सा हो जाएगा? पीस क्लॉज। तो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा जो छोटी-छोटी बातें हैं बट मोटी है। इस सब चीज़ों का आप जब ध्यान रखोगे तब जाकर आपको पीटी क्लियर होगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें होता है एसपीएस। देखो दोस्तों, यहाँ एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि देखो कि जब भी कोई चीज़ मेंस राइटिंग करो, चाहे पीटी को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है? तो बहुत सारा मेथड, मैं एक मेथड बता रहा हूँ आपको कि शब्दों को पहले पकड़ो। आखिर शब्दों क्या, जैसे कि सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी मेजर। देखो सैनिटरी का मतलब स्वच्छता हो रहा है, ठीक है ना? तब स्वच्छता संबंधित बातें हो रहा है तो उसको ध्यान रखो। अब कृषि निर्यात स्वच्छता संबंधी मानकों को लागू कराता है, उसे एसपीएस कहा जाता है, ठीक है ना? एसपीएस, अब देखो, अब एक जैसे एग्जांपल ले लो, 2007 में यूएसए ने क्या किया, कि जितनी पोल्ट्री फार्म है, उसको पूरी तरह बैन कर दिया। नहीं, कि कोई चीज़ को पूरी तरह बंद कर दिया। इसका उन्होंने कारण क्या किया, इसका रीज़न बताया, कारण बताया कि इन्फ्लुएंज़ा। अब देखो, अब यहाँ एक स्मार्ट जो स्टूडेंट क्या काम करेगा, जो सीरियस कैंडिडेट वहाँ क्या काम करेगा, इन्फ्लुएंजा आया तो तुरंत क्या करना चाहिए आपको, विकिपीडिया करना चाहिए, गूगल करना चाहिए कि इन्फ्लुएंजा है क्या, ठीक है ना? इससे क्या, आपको जब तक आप इंटरलिंकिंग करके नहीं पढ़ोगे, जब तक इंटरलिंक करके नहीं, जोड़ के नहीं पढ़ोगे, तो आपका पीटी आईएएस के लिए चाहे स्टेट पीसीएस अपना स्तर उठा दिया है तो नहीं क्लियर होगा। तो बेटर है कि आपको इंटरलिंक करके ही पढ़ना है। जब भी पढ़ना है बिल्कुल इंटरलिंक करके पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? चलिए, अब आपको हम थोड़ा-सा एक ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं, क्योंकि अभी नया-नया 2-3 वीडियो है ना, तो आपको मैं सिखाऊँगा। तब तक, जब तक आप सीखेंगे तब तक मैं सिखाऊँगा। आपको हड़बड़ाना ही मत, आपको यूपीएससी के लेवल तक, पीसीएस के लेवल तक मैं लेके जाऊँगा आपको। अब देखो यहाँ इन्फ्लुएंजा क्या, तब इन्फ्लुएंजा को लेकर मैं बताता हूँ आपको क्या पढ़ना है। अब जैसे एक यूपीएससी का क्वेश्चन था। अब यूपीएससी का आपका क्वेश्चन था, आपको एक क्वेश्चन बात के मतलब आपको देख के बताना है, ठीक है ना? कब कब किस ईयर का है, तो इसलिए आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन देख के बताइए कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। स्वाइन फ्लू 1 पूछा गया था, H1N1, ठीक है ना? H1N1 है क्या? ये जनरली दोस्तों ये शुगर है, उससे फैलता है, ठीक है ना? शुगर शुगर के कॉन्टैक्ट में यदि कोई भी व्यक्ति आया, तो उससे उसके उसके थ्रू कॉन्टैक्ट में जाता है, उसे वो वायरस कहीं न कहीं जकड़ लेता है। एक चीज़ और, आप पूछिएगा स्वाइन फ्लू क्या है? बैक्टीरिया, फंगाई कुछ ही है? तो बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल वायरस है, ठीक है? इसको स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, ठीक है ना? स्वाइन फ्लू, H1N1, ये 3 इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना? कहीं न कहीं एग्ज़ामिनेशन में टकराएगा, मेरे तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? चलो अब आगे देखते हैं। इसी में है एक एक आता है बर्ड फ्लू, ठीक है ना? अब बर्ड फ्लू को समझने से पहले आपको ये समझना होगा इसमें कि आखिर एक पूछ देगा कि H5N1 है क्या? जनरली एग्ज़ामिनेशन में आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट कनेक्ट करना बर्ड फ्लू। यहाँ कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है ना? यहाँ कि पता चल रहा है कि आप लोग H1N1 में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं। H1N1 स्वाइन फ्लू और H H5N1 बर्ड फ्लू, ओके? ये सब चीज़ है। तो इसमें क्या है कि अधिक देखो, यहाँ जितने भी ये सब चीज़ है, ये क्या चिकन है, चिकन के थ्रू ये मतलब ये फैलता है। वायरस के अधिकांश रूप पक्षियों के लिए प्रतिबंधित की गई है, ठीक है ना? अब देखो, अब इसमें जो मेन इन्फॉर्मेशन था, एक तो हो गया आपको H5N1 और दूसरी बात एवियन इन्फ्लुएंजा याद रखना, ठीक है? इन्फ्लुएंजा वायरस है, बिल्कुल सही है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है ना ये, कैन इन्फेक्टेड नॉट ओनली बर्ड्स बट आल्सो ह्यूमन एंड देयर एनिमल्स। कहने का मतलब सिर्फ बर्ड से नहीं होता है, बर्ड के थ्रू यदि कोई किसी प्रोसेस के थ्रू यदि बर्ड के कॉन्टैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली खाया, किसी कॉन्टैक्ट में आया, तो कहीं न कहीं ह्यूमन से, एनिमल से कहीं न कहीं इन्फेक्ट करेगा। तो ये होता है दोस्तों इंटरलिंकिंग स्टडी। इंटरलिंक करके जब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं, तब तक यूपीएससी, एसएसपीसीएस बिल्कुल नहीं क्लियर होगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल पैनिक होने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। 5-6 वीडियो बनेगा, तो आपको बिल्कुल 100% दावे के साथ मैं कहता हूँ आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, हम तो पढ़ा रहे थे यहाँ, डब्ल्यूटीओ पढ़ा रहे थे, तो एक रीज़न आया, तो आपको इन्फ्लुएंजा, ये सब चीज़ का जब इंटरलिंक करके पढ़ोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका कांसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अब दूसरा है ट्रिप्स, ठीक है ना? अब ट्रिप्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है ना? इसका समझौता कब हुआ था? 1994 में। इससे पहले वीडियो हम लोग इस पे बना चुके हैं, आईपीआर में ये सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना? इसका नवाचार
और कमर्शियल आर्ट से जुड़े हुए हैं, इस पे ज़्यादा हम समय नहीं देंगे। डब्ल्यूटीओ, आईपीआर हम पढ़ा चुके हैं, इसमें अब 7 मेथड को अप्लाई करता है। ट्रेड सीक्रेट, ये सब कॉपीराइट, आईसी और पेटेंट, जीआई, डिज़ाइन, ये सब जो कि हम ऑलरेडी पिछले जो आईपीआर है उस लेक्चर को जो कोई नहीं देखा हो तो उस लेक्चर को ज़रूर देखें, आईपीआर करके नाम से है, उससे पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए आगे बात है ट्रिप्स। अब ये देखिए क्या ट्रेड रिलेटेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ठीक है ना? इसमें 3 चीज़ों की 1, 2, 3 चीज़ों को यहाँ ध्यान देना है आपको। देखिए क्या है, एक क्यूआरएस है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, इसमें मात्रात्मक प्रतिबंध को समाप्त कर दी गई, ठीक है ना? वो आगे क्लियर होगा। एक विदेशी निवेश को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए, भेदभाव नहीं। अब मान लो कि कोई भी विदेशी निवेश है, उसको मतलब विदेशी कह के आप इसको ये नहीं कर सकते, मतलब डिसइनकरेज नहीं कर सकते, आपको इनकरेज करना पड़ेगा। जिस तरह लोकल है उसी तरह इसको भी करना पड़ेगा। अब विदेशी निवेशकों पर क्या लोकल लेवल की प्राथमिकता दी जाएगी, लोकल लेवल का रॉ मटेरियल, तो मतलब जितना भी स्थानीयता है, जो भी आप 1-2 के भारत में यानी भारत में कोई विदेशी निवेश लगा, तो उसको आपको देना पड़ेगा, ये डब्ल्यूटीओ का प्रोविज़न है। इसमें एक दोस्तों एक विवाद है, सोलर पैनल डिस्प्यूट, ये किसके साथ है? यूएसए के साथ। ये किसके अंतर्गत आता है? तो डब्ल्यूटीओ के। यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि सोलर पैनल डिस्प्यूट किसके साथ है? तो पहला क्वेश्चन हो गया यूएसए के साथ है, भारत के रिगार्डिंग पूछ रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि सोलर पैनल डिस्प्यूट है जो किसके द्वारा, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, अनटार्ड, तो नहीं किसके थ्रू होगा? डब्ल्यूटीओ के थ्रू थ्रू समझे ना? ये किससे संबंधित है? सोलर संबंधित है, बिल्कुल। इस पे एक वीडियो स्पेशल बनाएँगे, डब्ल्यूटीओ संबंधित जितना भी डिस्प्यूट है, एक वीडियो बनेगा, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं इसके बाद हो सकता है बना या फिर जैसा टाइम मिलेगा मैं वैसा आप लोगों को बना के दूँगा, ठीक है? और तीसरा है एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, ठीक है ना? इसका समझौता हुआ था 1994 में। अब इस बात का वादा किया गया, ठीक है ना? वादा शब्द याद रखिएगा, इस बात का वादा किया गया कि आगे आने वाली वर्षों, ठीक है ना? कि विकासशील राष्ट्रों के कपड़ों का निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को क्या करेगा? रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया जाएगा, ठीक है? ये कितना 2005 से इसको हटा दिया गया, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें एक है, अब डब्ल्यूटीओ के कुछ नए समझौता हुआ है, ठीक है ना? इसको थोड़ा देख लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं। एक होता है टीएफ, आईटीए, अदर्स, ठीक है ना? अदर्स में हो सकता है अगला लेक्चर में कवर करेंगे चूँकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है ना? तो आईटीएफ मतलब हो गया ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, इसका समझौता हुआ था 2014 में हुआ था। इसका मुख्य प्रावधान क्या था कि सीमा शुल्क संबंधी नियमों और औपचारिकताओं को कम करना, बस इतना याद रखना कि सीमा संबंधित नियमों और औपचारिकताओं को क्या करना था? लेस करना था, ठीक है? आगे देखते हैं। प्लस व्यापार करने में, ताकि व्यापार करने में आसानी हो, ठीक है? अब रेटिफ़ाई, ठीक है ना? रेटिफ़ाई भारत द्वारा 2006 में किया गया कि हाँ, चलो हम इसके थ्रू जो भी एग्रीमेंट है उसको हम कबूल करते हैं, मतलब आगे बढ़ाते हैं, सिग्नेटरी कर सकते हैं, ठीक है ना? आईटीए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेंट, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल टिक लगा लो, समझाते हैं, इसको समझो अस्थिर से आप। 1996 में संपन्न किया गया था, ठीक है ना? 1996 में संपन्न किया गया था, भारत द्वारा 2004 में लाया गया था, ठीक है ना? भारत द्वारा 2014 में लाया गया था। आईटी प्रोडक्ट, ठीक है ना? आईटी प्रोडक्ट क्या होगा दोस्तों? जिससे आज जितना भी हम लोग आईटी प्रोडक्ट समझो, आज जितना भी हम लोग टच चीज़ देख रहे हैं, टच स्क्रीन देख रहे हैं ना? तो मोबाइल का टच स्क्रीन, लैपटॉप का टच स्क्रीन, चाहे टीवी टच स्क्रीन, जितने भी टचेबल हैं, तो इसके संबंधित टेक्नोलॉजी को, प्रोडक्ट को इसको ये करता है, ठीक है? टच स्क्रीन हो गया, सैटेलाइट हो गया, टेलीकॉम हो गया, तो इस पे क्या किया गया है? ज़ीरो टैरिफ का बात था, ताकि लार्ज नंबर पे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं उसको आगे बढ़ाया जा सके। अब इसमें एक थे डब्ल्यूटीओ से जुड़े कुछ नया शब्द है, ठीक है ना? इसको एक नामा बोलते हैं, ठीक है? नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, इस औद्योगिक वस्तुओं को व्यापारिक उदारीकृत करने के मुद्दों को दोहा वार्ता 2001 में किया गया, ठीक है ना? अब एक स्विस फ़ॉर्मूला, अब स्विस फ़ॉर्मूला क्या होता है? नामा के अंतर्गत प्रशुल्क कटौतियों की गणना करने वाली एक सूत्र जो नॉन लीनियर, आगे बताऊँगा नॉन लीनियर क्या है तथा इसके विकासशील राष्ट्रों के लिए प्रशुल्क कटौतियों के विकसित तथा तुलना में इसको उच्च स्तर की गणना करना। चलो इसको समझते हैं थोड़ा-सा क्या है सोच पढ़ना। मान लीजिए कि ये एक्स सही है, ये वाई है, ठीक है ना? आइए मान लीजिए कि मतलब ये पूरा विकासशील देश है, पूरा, ठीक है ना? तो लीनियर चलेगा ये। और बाकी ये जो है नॉन लीनियर जो नॉन लीनियर है, ठीक है ना? ये बात क्या होता है? विकासशील राष्ट्र, ठीक है ना? तो लीनियर हो गया, आइए नॉन
लीनियर, ठीक है ना? ये सब चीज़ को उस शर्तों पे गणना करना। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, ठीक है ना? तो आप लोग जितना सपोर्ट करें और जो भी दोस्तों दिक्कत हो, कोई भी समझने में दिक्कत हो, कठिनाई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, हम एक-एक को ज़रूर जवाब देंगे। चलो वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।